हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 11 द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये जो गुप्त डायनेस्टी या गुप्त पीरियड है, ये पावर में कब आई थी? 4th सेंचुरी सीई में ये पावर में आई थी। तब से इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था। तो इनके जो फेमस रूलर थे, काफ़ी लंबी ये डायनेस्टी चली थी पावर में, और इनके जो फेमस रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, और इसको क्या बोला जाता था? चंद्रगुप्त सेकंड को और विक्रमादित्य भी बोला जाता था। तो ये सारे इसके पावरफुल रूलर्स हुए थे गुप्त डायनेस्टी के या गुप्त पीरियड के। इस पीरियड को गोल्डन पीरियड भी कहा गया इंडिया का, क्योंकि उस टाइम जो हमारा कंट्री है, इंडिया है, वो काफ़ी फ्लोरिश हुआ था, बहुत सारे फील्ड में बहुत प्रोग्रेस हुआ था, इसीलिए गुप्त पीरियड को गोल्डन पीरियड भी बोला गया। लगभग 200 सालों तक, मतलब 320 सीई से लेकर 550 सीई तक ये डायनेस्टी पावर में रही थी। इसी मतलब इस डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो श्रीगुप्त माने जाते हैं, कि श्रीगुप्त ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। लेकिन जो इसके एफिशिएंट रूलर हुए थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे इसके फर्स्ट एफिशिएंट रूलर माने जाते हैं। लिटरेरी सोर्सेज से हमें उस टाइम आने वाले ट्रेवलर्स के बारे में पता चलता है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन से बहुत सारी नॉलेज मिलती है, जैसे कि हरिसेना का एक इंस्क्रिप्शन था जिन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था, उनके प्रेज में लिखा था, उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद उस टाइम के सील्स और कॉइन्स से भी काफ़ी नॉलेज मिलती है उस पीरियड के बारे में। उस टाइम गोल्डन कॉइन्स चलने लगे थे। उसके बाद आर्ट्स और मोनूमेंट्स, उस टाइम जो भी मोनूमेंट्स बने थे वो काफ़ी सुंदर थे, काफ़ी फेमस हुए वो सारे मोनूमेंट्स। जैसे कि मथुरा में जो बुद्ध, गौतम बुद्ध हैं, उनकी बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस बनाई गई थी। अब गुप्त पीरियड के जो रूलर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अर्ली गुप्ता, मतलब गुप्त पीरियड जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद जो जो रूलर्स हुए थे, तो उसमें जैसे हमने देखा कि फर्स्ट जो एफिशिएंट रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। इन्होंने 320 से लेकर 335 तक, 335 सीई तक, कॉमन एरा तक रूल किया था। ठीक है, पहले हम पिछले चैप्टर तक हमने जो भी पढ़ा था उसमें हम बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे थे। अब हम जो भी पढ़ेंगे तो ये कॉमन एरा में हम चल रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। तो इन्होंने 320 से लेकर 335 सीई तक रूल किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो ये जो गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त पीरियड हुआ, ये कुषाण डायनेस्टी के वेसल्स थे, मतलब उनके अंदर थे, उनके एम्पायर के अंदर इनका स्टेट था। ठीक है, तो कुषाण एम्पायर जब डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कमांड जो है अपने अंदर ले ली थी। उसके बाद ये डायनेस्टी प्रोग्रेस करना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया था, जो मगध है, मगध की राजगद्दी को अपने अंदर ले लिया था 320 सीई में, 320 कॉमन एरा में। उसके बाद उनकी शादी जो है लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से हुई थी। उस टाइम की जो मैरिजेस होती थी वो सिर्फ मतलब एक प्रॉफिट के लिए होती थी, कि हाँ अगर हम किसी किंगडम को नहीं जीत पा रहे हैं, वहाँ वॉर करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, मैरिज रिलेशन बना लेते हैं, तो वो हमारे अंदर आ जाएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने भी किया था, इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी कर ली, कुमार देवी से, और इसलिए इन्हें काफ़ी सारी वेल्थ मिली डॉरी के फॉर्म में, जिनमें से पाटलिपुत्र भी इन्हें मिला था डॉरी के फॉर्म में। इनकी जो टेरिटरी है उसके अंदर के जो रीजन्स थे वो कौन कौन से थे? साकेत, जो कि अभी प्रेजेंट डे में अयोध्या है, उसके बाद प्रयाग जो इलाहाबाद में है, और उसके बाद मगध। ये सारे रीजन उनके अंदर, ये सारे एरिया जो है इस डायनेस्टी के चंद्रगुप्त फर्स्ट के अंदर थे। उसके बाद उन्हें महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी, महाराजा धीराज के टाइटल से इन्हें नवाजा गया था। उसके बाद जो इनके नेक्स्ट सक्सीजर थे, इनके सन थे समुद्रगुप्त, जिन्होंने 335 से लेकर 375 सीई तक रूल किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे उनके सन थे ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता था, क्योंकि इनकी जो ये बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर थे। ठीक है, मिलिट्री को बहुत अच्छे से ये कमांड करते थे, इसीलिए इन्हें इंडिया का नेपोलियन भी कहा गया था। लगभग 50 सालों तक इन्होंने रूल किया था। 335 से लेकर इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था, 375 तक ये पावर में रहे थे। उसके बाद इनके टाइम में जो हमें इनके बारे में पता चलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो किससे मिलती है ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन? तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, एक तो प्रयाग प्रशस्ति और दूसरा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था, उससे हमें इनके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिलती है। इनके टाइम में इनके कोर्ट में जो इनके राज कवि थे वो थे हरिसेना। ठीक है, इनके कोर्ट पॉइंट थे वो हरिसेना, तो उन्होंने ही लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें इन्होंने समुद्रगुप्त के प्रेज में सारी चीज़ें लिखी थी। तो कि मतलब समुद्रगुप्त की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने क्या क्या काम करवाए थे, क्या क्या वेलफेयर के काम करवाए थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है अपनी प्रयाग प्रशस्ति में।
तो उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिलती है। समुद्रगुप्त का जो मिलिट्री कैंपेन था वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड था? पाटलिपुत्र से लेकर कांचीपुरम तक, जो कि मद्रास चेन्नई में है, वहाँ तक एक्सटेंड था। और ये आर्ट लवर थे, काफ़ी ग्रेट आर्ट लवर थे। वो खुद भी एक पोइट और म्यूजिशियन थे। इन्होंने अपने पीरियड में काफ़ी तरह के गोल्ड कॉइन्स इशू करवाए थे। उसके बाद जो समुद्रगुप्त थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे वो ज़्यादातर। इसके बाद जो इनके नेक्स्ट सक्सेसर हुए वो थे चंद्रगुप्त सेकंड, या फिर जिन्हें क्या बोला जाता था, और विक्रमादित्य। इन्होंने 375 से लेकर 415 सीई तक रूल किया। ठीक है, समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त सेकंड, और समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये भी अपने पिता की ही तरह काफ़ी एफिशिएंट रूलर थे, जिन्हें विक्रमादित्य भी बोला जाता था। मेन फेमस जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे उदयगिरी, मथुरा, सांची इंस्क्रिप्शन, आयरन पिलर जो कि दिल्ली में है, तो इन सब से हमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। उन्होंने शाक डायनेस्टी को हराया था, जो हमने पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में, जो शाक ट्राइब थी यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। तो इन्होंने शाक डायनेस्टी को हराया, और उसके बाद जो ये सी पोर्ट हैं जो शाक डायनेस्टी के अंदर थे, जैसे ब्रोच, कैम्बे, सोपारा, कैम्बे जो अभी प्रेजेंट डे में खंभा जिसे बोला जाता है, तो इन सबको, इन सारे सी पोर्ट्स को इन्होंने अपने अंदर ले लिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो डेक्कन किंगडम है उनसे इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, तो उन्होंने इसको मैरिज अलायंस में चेंज कर लिया। मतलब वही जैसे अभी मैंने बताया कि उन्हें कोई स्टेट जिनसे वॉर करना पड़ जाएगा, ऐसा लग रहा था कि हाँ इनसे वॉर करना पड़ जाएगा, तो वहाँ पे उनसे मैरिज रिलेशन बना लेते थे कि हाँ उनसे एक रिलेशन बन जाएगा, तो हमें उस राज्य को अपने अंदर लेने में आसानी होगी। तो इसी तरीके से इन्होंने जो साउथ के ज़्यादातर किंगडम्स थे उनसे मैरिज अलायंस बना लिया। इनके कोर्ट में नवरत्न 9 जेम्स रहते थे, जिसमें से फेमस कौन थे? कालिदास, जो इनके कोर्ट पोइट थे। इन्हीं के टाइम में 4th सेंचुरी सीई में जो एक चाइनीज ट्रेवलर है फाहियान, स्कॉलर भी ट्रेवलर भी, ये इंडिया आए थे, और मगध डायनेस्टी जो है यहाँ पे ये आए थे विक्रमादित्य के रीजन में बुद्धिज्म की स्टडी करने। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उस टाइम जो ये बुद्ध रिलीजन है ये काफ़ी फेमस हो रहा था, बुद्धिज्म लोगों के बीच काफ़ी फैल रहा था, लोग बुद्धिज्म रिलीजन अपना रहे थे। तो फाहियान भी जो चाइनीज ट्रेवलर आए थे बुद्धिज्म की स्टडी करने इंडिया आए थे। किसके पीरियड में? तो चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के पीरियड में। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो इनके नेक्स्ट सक्सेसर थे वो थे कुमारगुप्त। कुमार पावरफुल रूलर थे, इन्होंने लगभग 40 ईयर्स तक रूल किया था। उसके बाद नेक्स्ट रूलर थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी काफ़ी एफिशिएंट रूलर थे, लेकिन उस टाइम उनके रीजन में, उनकी डायनेस्टी के टाइम क्या हुआ, जो हुन्स ट्राइब्स थी उनका आक्रमण होने लग गया यहाँ पे इनकी डायनेस्टी के ऊपर, जिनसे लड़ते लड़ते थे इनका जो राज्य था वो कमज़ोर पड़ गया, और इस तरीके से जो गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्ता पीरियड है, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। लगभग 550 सीई के आसपास जो गुप्ता पीरियड है वो खत्म हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। गुप्ता डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो गुप्ता रूलर्स थे वो काफ़ी पावरफुल थे, एफिशिएंट थे, सिग्निफिकेंट रूलर थे, फिर भी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डिसेंट्रलाइज थी, मतलब छोटे छोटे लेवल में बटा हुआ था इनका, मतलब जो पावर है वो छोटे छोटे लेवल में बटा हुआ था। इनका जो बेसिक यूनिट था, ये सबसे छोटा यूनिट क्या था? विलेज। विलेज इनके एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे छोटा या बेसिक यूनिट माना जाता था। उसके बाद जो इनके गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल, कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी अपने किंगडम को चलाने के लिए। वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ है? तो फर्स्ट इसमें की है कि जो भी मेजर पोस्ट या रैंक होती थी वो ज़्यादातर हेरिडेटरी होती थी। ठीक है, कि मतलब जो वंशानुगत चलती थी ये पोस्ट। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंक या पोस्ट थी वो किसकी थी? अमात्य की पोस्ट, कुमार अमात्य की पोस्ट। इसके बाद ये क्या करते थे? अमात्य जो होते थे ये बाकी सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते थे, और जैसे कि मंत्री, सेनापति, इन सभी मिनिस्टर्स को अमात्य अपॉइंट करते थे। उसके बाद कभी कभी क्या होता था कि 2-3 पोस्ट या रैंक जो होती थी उन्हें एक ही पर्सन संभालता था। फॉर एग्जांपल जैसे समुद्रगुप्त के टाइम में उनके जो कोर्ट पॉइंट थे वो थे हरिसेना। तो हरिसेना कौन थे? इनके कुमार अमात्य भी थे। उसके बाद जुडिशियल ऑफिशियल भी थे जिन्हें महादंडनायक बोला जाता है। उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस भी थे जिन्हें संधि विग्रहिका बोला जाता है। तो ये 2-3 पोस्ट एक साथ देख रहे थे। जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे वो लोकल अफेयर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मेन ऑफिसर्स होते थे उन्हें क्या बोला जाता था? नगर श्रेष्ठी। चीफ क्राफ्ट पर्सन को प्रथम कुलिका, या फिर स्क्राइब्स के लीडर्स को कायस्थ बोला जाता था।
उसके बाद रिवेन्यू की बात करें तो उस टाइम रिवेन्यू का मेन सोर्स क्या था, लैंड रिवेन्यू। और इसी लैंड रिवेन्यू से सारे ऑफिसर्स को भी पे किया जाता था और आर्मी को भी पे किया जाता था, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाला जाता था। उस टाइम जो रिवेन्यू था उसमें और किस चीज़ से सपोर्ट होता था, जो फिलेंथ्रोपिस्ट होते थे, मतलब कि जो डोनेशन देते हैं, ठीक है, दानवीर जो होते हैं, उन लोगों के डोनेशन से भी जो रिवेन्यू में काफ़ी हेल्प मिलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में काफ़ी हेल्प मिलती थी। जो मेन जो टैक्स हैं वो कौन कौन पे करते थे, तो वो होते थे फार्मर्स, मर्चेंट्स, आर्टिशंस या क्राफ्ट पर्सन्स, ये मेन टैक्स पे करते थे उस टाइम में। अब मिलिट्री पावर की बात करें तो गुप्ता रूलर की जो मिलिट्री थी वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, मेंटेन थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन मिलिट्री थी, आर्मी थी इनकी। उसके बाद इनकी आर्मी में इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स, एलिफेंट्स, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। घुड़सवार भी थे, जो पैदल सेना है वो भी थी, रथ भी थी, हाथी भी थे, ये सारे इनकी आर्मी में आते थे। उसके बाद जो लीडर्स थे, आर्मी के मेन लीडर्स थे, जो उन्हें क्या बोला जाता था, सामंत, ठीक है। जो मिलिट्री लीडर्स थे उन्हें सामंत बोला जाता था। वो भी क्या करते थे, रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे। तो ये रिवेन्यू जो होता था ये कैश की फॉर्म में भी होता था या और किसी मतलब इसके बदले कोई सामान भी दे दिया जाता था, और ये रिवेन्यू, ये टैक्स जो है ये सोल्जर्स को पे किया जाता था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी के सोसाइटी, उनके रिलीजन या उनके ट्रेड्स के बारे में।